हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। धासु क्वेश्चनों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले यह सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा चला गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना किसको सूचना देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान करेगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, काम चलाने के लिए जो अध्यक्ष बनाया जाता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं और उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका और कार्यपालिका को कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 50 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करता है। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होता है? महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होता है। तो अब यहाँ पे एसएससी ने पूछा था यहाँ पे कि ऑप्शंस गिवन होंगे, तो यहाँ पे महाभियोग में संसद के दोनों सदन चले जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब जो प्रस्ताव है वो लोकसभा से भी लाया जा सकता है और राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन से कार्रवाई शुरू हो सकती है। यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचित और मनोनीत राष्ट्रपति के हटाने में दोनों सदस्य क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। और जो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा से भी लाया जा सकता है और राज्यसभा से भी लाया जा सकता है।
52वां संविधान संशोधन की बात करें, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां जो संविधान संशोधन है, दल बदल विरोधी नियम, दल बदल विरोधी अधिनियम। अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1985 में। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और उस समय नेतृत्व किसके हाथ में था? राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब इसको जो दल बदल विरोधी अधिनियम है, दल बदल को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची में, 10 शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है। और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो नेता थे, जो एमपी और एमएलए थे, एक दल से छोड़कर दूसरे दल में जा रहे थे। हद की बात तो जब हो गई जब यहाँ पे हम हरियाणा की बात करें, 1967 का केस है हरियाणा का। विधानसभा, हम होडल की बात करेंगे, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो होडल हमारा पलवल के पास चला जाएगा। और ये निर्दलीय उम्मीदवार था, निर्दलीय उम्मीदवार था। इनका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। इन्होंने 9 घंटे में 3 पार्टियां चेंज कर दी। हद की बात होगी कि 9 घंटे में 3 पार्टियां, सुबह किसी पार्टी में था, दोपहर को किसी पार्टी में था, शाम को किसी और पार्टी में था। तो जो मुहावरा बना था ना कि आया लाल गया लाल, तो वो मुहावरा यहीं से बना था, हरियाणा राजनीति से बना था यहाँ पे। तो जब इस तरीके से हमारी जो राजनीति में उथल पुथल हो रही थी, उसकी रोकथाम के लिए ये जरूरी हो गया था कि ऐसा अमेंडमेंट किया जाए ताकि इस पे रोकथाम लगे। तो फिर 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। दल बदल विरोधी अधिनियम भी बोलते हैं। 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। और जब इसको शामिल किया गया था उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। समझ में आ गया हो आप लोगों को ये चीजें? क्लियर? चलिए अगर हम बात करेंगे, देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 108 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 क्लोज नंबर 4 के अनुसार। आज तक की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन हमारे 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। आज तक कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं? 3 संयुक्त अधिवेशन हुए। धन विधेयक पर, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। ना तो धन विधेयक के मामले में हम संयुक्त अधिवेशन की हो सकता, ना ही संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। यहाँ पे क्या चला जाएगा? धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ना ही संविधान संशोधन के मामले में भी संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर? क्योंकि धन विधेयक तो राष्ट्रपति की, अगर हम बात करेंगे धन विधेयक, तो धन विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक में क्या होता है? राष्ट्रपति की, धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। और धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा?
लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा इसको क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन के लिए रोक सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, या कुछ सिफारिशें कर सकती है। मानना या ना मानना वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड होता है। 14 दिन के बाद धन विधेयक क्या है, पारित माना जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। क्योंकि जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए दोनों को इकट्ठा बुलाया जाता है। और इस इकट्ठा कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 क्लॉज नंबर 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ पे। संयुक्त अधिवेशन किसके, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। और धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, परमिशन से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो फैसला करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद उसको पारित माना जाएगा। कुछ सिफारिशें कर सकती है, मानना ना मानना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये चली जाएगी, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये कई बार पूछा गया है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है। कितना होता है, स्थायी होता है। क्या जाएगा, स्थायी। हम आंसर क्या टिक करके आते, 6 साल लगा के आते। वो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा क्या है, कभी भी भंग नहीं होती। तो फिर भंग नहीं होती तो ये क्या होती है, स्थायी होते हैं। इसका कार्यकाल क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष चला जाएगा, 6 वर्ष चला जाएगा। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल जाएगा वो जाएगा स्थायी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करेंगे तो वो हमारा कितना चला जाएगा, 6 वर्ष चला जाएगा। क्लियर। चलिए